बिहार में चुनावी बयार है, ये नेताजी की कार है और हम नेताजी की कार में सवार हैं। हमारे साथ हैं बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा जी, पॉपुलर नेता हैं बीजेपी के, और बीजेपी ने इन्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। शाहाबाद और मगध क्षेत्र के प्रभारी बनाए गए हैं। ये वही क्षेत्र है जिसमें लोकसभा चुनाव में भी नतीजे पक्ष में नहीं रहे बीजेपी के, और ना ही पिछले विधानसभा क्षेत्र में मन मुताबिक नतीजे रहे। सबसे पहले तो स्वागत है ऋतुराज जी आपका। धन्यवाद। जो आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है बिहार में, कितनी तैयारी है, क्योंकि अब वोटिंग के दिन नज़दीक आ गए हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में पूरे बिहार को 5 क्षेत्रों में बांटकर एक तरीके से रणनीति बनाकर चुनाव में हम 6 महीने से लगे हुए हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई नया दायित्व है या कोई नई चीज़ हो रही है। 6 महीनों से चुनाव की तैयारी निरंतर रूप से हो रही है। मेरे पास इस क्षेत्र की जिम्मेवारी है शाहाबाद मगध की, किसी के पास तिरहुत क्षेत्र है, किसी के पास मिथिलांचल है, किसी के पास कोसी है। सभी कार्यकर्ता अपने अपने रूप से प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये मैं इसको इसलिए इतना ज़ोर दे रहा हूँ इस पर, क्योंकि पिछली बार मुझे लग रहा है 48 के करीब सीटें हैं दोनों को मिला के, लेकिन सिर्फ 6 या 7 सीटें बीजेपी के खाते में, एनडीए के खाते में आई थी। जी, 2020 के चुनाव में अपेक्षा अनुरूप रिजल्ट हमको शाहाबाद मगध के क्षेत्र में नहीं हो पाया था। हालांकि उस एक चुनाव को मापदंड बना के देखना उचित नहीं होगा, क्योंकि ये शाहाबाद और मगध का क्षेत्र राष्ट्रवादी क्षेत्र है, बाबू वीर कुंवर सिंह जी का क्षेत्र है। शाहाबाद और मगध का क्षेत्र बिहार नहीं, पूरे भारत के राजनीति का केंद्र, राजधानी रहा है कई 100 साल। यह वो क्षेत्र है जहां अंग्रेज़ों ने और मुगलों ने दोनों ने मात खाई है। तो इस क्षेत्र का एक स्वभाव है, हिंदूवादी राष्ट्रवादी स्वभाव है। ठीक है, 2020 के चुनाव में उस अनुरूप रिजल्ट नहीं आ पाया। कुछ हम ही लोगों से कुछ व्यवस्था में, तैयारी में कमी रह गई होगी, उसको इस बार पूरा करने का पूरा प्रयास है। क्या लग रहा है, फील्ड पे आप तो जाके देख रहे हैं, क्या जनता का रिस्पांस क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि अगर यहाँ की भाषा में कहें तो 2020 के रिजल्ट की टीस जनता को भी दिख रहा है, और 2024 के रिजल्ट की खीस, ये दोनों भोजपुरिया समाज को, मगध क्षेत्र के रहने वाले लोगों को साफ मन में है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से जो विपक्ष के विधायक जीत के भी आए हैं, उनका जिस तरह का नगण्य उपस्थिति रही है क्षेत्र में, जिस तरह का उनका विकास कार्यों के प्रति उदासीनता रही है, जिस तरह से उन्होंने कोई भी जनता की बात को ठीक से विधानसभा या सरकारी तंत्र के पास पहुंचाने का, समस्याओं का निदान करने का काम नहीं किया, जनता त्रस्त है और पूरी तरह मूड में है कि इस बार बड़ा मैंडेट एनडीए को, मोदी नीतीश को देना है। कहा जाता है कि जिसको भी संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है, अगर सफलता मिलती है तो फिर अगले चुनाव में वो आदमी पोस्टर बॉय हो जाता है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में इन सब चीज़ों की चिंता जो है कोई कार्यकर्ता नहीं करता। तो सीधी सी बात है, संगठन में विश्वास रखना और अनुशासन से चलना, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मूल स्वभाव है। जब हमारे शीर्ष नेतृत्व को लगेगा, ध्यान में आएगा कि किसी की योग्यता, उपयुक्तता किसी विषय के लिए है, कहीं कुछ हो रहा है, तो खुद करेंगे। हमको जो अभी काम मिला हुआ है, जो दायित्व है, उस पर लग के पूरी जान लगा के काम करना है। और मैं क्या, हर एक बूथ का, मंडल का कार्यकर्ता हमारा इसी भाव से काम कर रहा है। तब जाकर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी आज इस पोजीशन में है कि सत्ता के माध्यम से समाज में परिवर्तन लाने का एक बड़ा काम देश में भी और विभिन्न राज्यों में भी हो रहा है। बिल्कुल। कुम्हार विधानसभा है, वहाँ की एक बात कर लेते हैं। कुछ दिनों पहले एक घटना हुई थी, वहाँ पे कायस्थ समाज ने विरोध किया था, इस बात को, हिस्सेदारी को लेकर विरोध किया था। क्या पूरा मामला क्या था, बताएंगे ज़रा? देखिए, क्या होता है कि कभी भी अगर टिकट वितरण
के बाद आप किसी भी राज्य में जाएंगे तो किसी ना किसी सामाजिक वर्ग को कुछ ना कुछ चिंता, कष्ट, रिप्रेजेंटेशन की कमी, उसका रिएक्शन, ये एक स्वाभाविक बात है और इसमें कोई गलत बात नहीं है। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में हैं। अगर हमारे मन का कुछ नहीं हो रहा है तो हमको अपनी बात रखने का हर एक समाज को पूरा अधिकार है। तो कहीं ना कहीं चित्रांन समाज, कायस्थ समाज, जिनको हम लाला भी कहते हैं, हमारे समाज ने अपनी आवाज़ को रखा है, पार्टी के ध्यान में है और पार्टी पूरी तरह से इसको संज्ञान लेते हुए कटिबद्ध है कि जो भी कमी बेसी हो गई है उसको समय आने से पूरा करेंगे। अब कैसा है, सब ठीक है, सब नाराज़गी दूर हो गई है? देखिए, ये तो मुझे लगता है कि जिनसे प्रेम होता है उन्हीं से आदमी नाराज भी होता है। चित्रगुप्त वंशज, कायस्थ वंशज हमेशा जो है जयप्रकाश नारायण श्रीवास्तव जी, जेपी जो है उनका पूरा नाम, जयप्रकाश जी ने जब एंटी कांग्रेस राजनीति को मोड़ा, उसी समय से कायस्थ समाज उनके पीछे पीछे उसने राष्ट्रवादी सोच और दिया छाप, बाद में कमल छाप के पीछे एक गोलबंदी की, बिहार में नहीं पूरे देश में की। स्वाभाविक रूप से समाज की एक बड़ी भूमिका भी रही है पार्टी में और समाज का अधिकार भी है पार्टी पर। तो कहीं ना कहीं अगर किसी बात को लेकर समाज असंतुष्ट है तो भाव तो व्यक्त करेगा ही। और जैसे मैंने कहा कि उसकी व्यवस्था भी, पूरी चिंता भी की जा रही है। बची बात समाधान होने की, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा नाराज है कि बतासे के चक्कर में मंदिर ढहाएगा। ऐसा नहीं होगा। इतना क्षणिक नाराजगी थी जो अपनी हिस्सेदारी को लेकर। नहीं, क्षणिक नाराजगी मैं नहीं कहूँगा। मैं कहूँगा जो अपनी बात, मुद्दे की बात उन्होंने रखी, उसकी सुनवाई हुई, उसकी चिंता होगी। आपने जयप्रकाश नारायण की बात की और बिहार के इतिहास की बात की। मैं अभी हाल फिलहाल की बात कर लेता हूँ। बिहार विधानसभा को अगर देखा जाए तो एक समय ऐसा था जब 50 से 51 विधायक उसी समाज से आते थे, कायस्थ समाज से। और आज स्थिति ये है कि सिर्फ एक सीट पर कायस्थ चुनाव लड़ रहा है। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा इस विषय को नहीं इसलिए लेना चाहता हूँ क्योंकि ये अधूरा ज्ञान जो है लोगों के पास है। अगर आप ये कहते हैं कि 50 से अधिक सीटें या कांग्रेस की उस समय की कमेटी में सर्वाधिक कायस्थों का रिप्रेजेंटेशन रहा, तो उसका कारण ये था कि सबसे शिक्षित समाज, सबसे वोकल समाज में एक और अग्रणी भूमिका, एक बार नहीं 3 बार राजेंद्र बाबू कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, ऑल इंडिया कांग्रेस के। और वही राजेंद्र बाबू, उन्होंने खुद पत्र लिखा था कांग्रेस के शीर्षस्थ नेताओं को कि कहीं ना कहीं हमको सर्व समाज के प्रतिनिधित्व की चिंता बिहार की कांग्रेस कमेटी में करनी चाहिए। तो ये समाज का स्वभाव है। अपनी संख्या को देखते हुए भी जो समाज के लिए हितकर है, राजेंद्र प्रसाद ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उस समय भी किया था। तो मैं ये जो आधा स्क्रिप्ट पढ़ते हैं उनसे थोड़ा बचना चाहिए। पूरी जानकारी हो तब विषयों को रखना चाहिए। एक बात कहा जाता है कायस्थ समाज के बारे में कि ये बीजेपी, जो कमल का फूल है ना बीजेपी का, उसको देख के वोट देता है, प्रत्याशी नहीं देखता है। इस तरीके का प्रेम किसी पार्टी को लेकर बहुत कम ही देखने को मिलता है। तो बीजेपी भी कुछ सोच रही है अपने इस समाज के बारे में? जी बिल्कुल सोच रही है और सोचती रही है और आगे भी सोचेगी। मेरा पूरा विश्वास है। आप चुनाव लड़वा रहे हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जिसको भी प्रभारी बनाया जाता है इसको बड़ी जिम्मेदारी मानी जाती है। संगठन की सबसे बड़ी चुनावी जिम्मेदारी है। आप चुनाव लड़वा रहे हैं, कभी लड़ने का भी कोई प्लान है? ये आज तो विषय नहीं है, ये आज तो जिम्मेवारी लड़वाने की है। बिल्कुल, मैंने हम सब उसी में लगे हैं और पार्टी ने जब तय करना होगा कि कहीं से हमारे लिए भी सोचेगी, तो जब होगा तब देखी जाएगी। आज बात ऐसी कुछ नहीं है। आज हम राष्ट्रीय सचिव के दायित्व में हैं। पूरा जो भी काम पार्टी से मिलता है उसके लिए बहुत संतुष्ट हैं और आगे जो होगा देखा जाएगा। बिल्कुल। अखिलेश यादव एक हमारे यूपी से सपा अध्यक्ष हैं, वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, अवध में हराया अब मगध में भी हराएंगे और मगध की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। अखिलेश जी को ज़रूरी है कि 2-4 दिन मगध क्षेत्र में पहले घूम लेते और उसके बाद
ये बात कहना ना कहना वो तय कर लेते। तुकबंदी एक बात होती है, अवध मगध करना एक बात होती है, और ज़मीनी हकीकतों से वाकिफ़ होना दूसरी बात होती है। खैर, समाजवादी पार्टी का कोई अस्तित्व बिहार की राजनीति में नहीं है। बची बात मगध की, जब रिजल्ट आएगा मगध की सीटों का, 26 विधानसभा सीटें मगध क्षेत्र में आती हैं, रिजल्ट आएगा तो आपको खुद स्पष्ट हो जाएगा कि अखिलेश जी का स्टेटमेंट कितना इनएक्यूरेट था। वह इस समय बिहार में ही है, चुनावी यात्रा कर रहे हैं। नीतीश कुमार, जब तक विपक्ष ने अपने सीएम चेहरे का ऐलान नहीं किया था तेजस्वी यादव के, तब तक वो लोग चुप थे। जैसे ही उन्होंने तेजस्वी यादव का नाम आगे बढ़ाया, वो फिर फ्रंट पे आके खेलने लगे कि भाई चलिए एनडीए की तरफ चला जाए और एनडीए में नीतीश कुमार को टारगेट किया जाए। आज अखिलेश यादव थे यहीं पे बिहार में ही, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार चुनावी दूल्हा है। नीतीश कुमार जी वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर्स हैं इस देश के। इस देश के इतिहास में कुछ चुनिंदा जो नाम आते हैं जिन्होंने सर्वाधिक परिवर्तन का काम, विकास का काम अपने कार्यकाल में किया है, उसमें नीतीश कुमार जी का नाम एक आता है। तो उन पे टिप्पणी करने से पहले लोगों को ये समझना चाहिए कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। दूसरी बात, नीतीश कुमार जी हमारे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक बार नहीं अनेकों बार कह चुके हैं कि हम इस चुनाव में नीतीश जी की अगुवाई में जा रहे हैं और वही हमारे मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं। इसमें कोई अस्पष्टता नहीं है। और जिस तरह से नीतीश कुमार जी प्रचार प्रसार के काम में रोज़ रोज़ 5 रैली 6 रैली कर रहे हैं, दसियों किलोमीटर चलना पड़ता है, उनको अलग अलग मंच से बोलना पड़ता है, जिस तरह से वो अपना सारा काम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, पूरा बिहार देख रहा है कि कितना बड़ा भ्रम और झूठ उनके स्वास्थ्य के बारे में, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के बारे में कितना बड़ा भ्रम फैलाने का काम विपक्ष ने किया है। अच्छा हुआ चुनाव के इस क्रम में वो बातें भी सामने जनता को खुद देखने के लिए आ गई। हाँ, अभी एक तस्वीर भी सामने आई थी, चूँकि 2 दिनों से बहुत बारिश हो रही है पूरे बिहार में ही, कैंपेन भी प्रभावित हो रहा है, हमारी रिपोर्टिंग भी हुई थोड़ी बहुत। लेकिन मैंने देखा एक वीडियो वायरल हुआ नीतीश कुमार जी का कि हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाया तो गाड़ी अपनी फ्लीट से ही निकल ली जनता से मिलने के लिए। बिल्कुल, तो मैं नीतीश कुमार जी का जो आकलन होना चाहिए, वो आकलन उनके काम पर होना चाहिए। अब देखिए नीतीश कुमार जी ने किस प्रकार से बिहार में हमारी माताओं बहनों को सशक्त किया है। कितनी एक संगठित सोच होगी कि कैसे बच्चियों का स्कूल एनरोलमेंट बढ़ाया जाए, साइकिल देने की बात हो, उनको स्कूल यूनिफॉर्म देने की बात हो, उसके बाद उनके शादी के समय क्या सहयोग होना चाहिए। शादी के समय गरीब बच्चियों की विवाह के लिए विवाह घर नहीं होता तो हर एक पंचायत में विवाह घर बनना चाहिए। आरक्षण करके महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने का काम भी नीतीश कुमार जी ने किया। तो आप देखिए एक महिला का विषय, उसी तरह आप किसान का विषय उठा के देख सकते हैं, उसी तरह आप किसी अति पिछड़ा समाज का विषय उठा के देख सकते हैं। आप अलग अलग डायमेंशन में देखिए। इसलिए बिहार उनको जानता है, मानता है और उनके नेतृत्व को स्वीकार भी पूरी तरह करता है और इस बार भी स्वीकार करेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि ऊपर मोदी नीचे नीतीश, ये बिहार के लिए स्पष्ट है। और मैं मानता हूँ कि बिहार को अगर विकसित भारत का अंग बनना है, तेजी से विकास करना है, तो कहीं ना कहीं केंद्र की भूमिका, केंद्र का सहयोग एक बड़ा फैक्टर है। तो अगर बिहार की सरकार एनडीए की रहेगी और देश में सरकार एनडीए की है, तो उससे बिहार के विकास को रफ्तार मिलेगी, गति मिलेगी। और ये हम सभी बिहार वासियों के लिए एक शुभ और लाभकारी रिजल्ट रहेगा, ये मेरा मानना है। आपने जीविका दीदियों की बात की, महिलाओं और बेटियों की बात की, उसमें एक आपकी योजना है बीजेपी क्या एनडीए कह ले, नीतीश सरकार की एक योजना है जीविका दीदी। 1,38,00,000 महिलाएं उस योजना से जुड़ी हुई हैं। 1,40,00,000 के करीब अब तो हो गया है संख्या। तेजस्वी यादव ने एक इस पे भी मास्टर प्लान चल दिया। उन्होंने अपने अभी तेजस्वी पत्र में घोषणा कर दी कि सबको अस्थायी किया जाएगा, 10,000 से वो सैलरी बढ़ा के 30,000 रुपये महीना कर दी जाएगी। आपको नहीं लगता है कि इसका असर पड़ेगा चुनाव पे? देखिए, जब कोई आदमी हतोत्साहित हो जाता है, नर्वस हो जाता है, घबरा जाता है, तो लास्ट डिच एफर्ट इंग्लिश में कहा जाता है कि मरता क्या ना करता, उस भाव से कुछ भी बोल दो, कुछ भी कर दो वाली बात आ जाती है। तो आप देखिए
तेजस्वी जी ने कहा कि हम हर एक परिवार में एक सरकारी रोजगार दे देंगे। मैं इस सवाल पे भी आने ही वाला था। नहीं, मैं उस आता हूँ। तेजस्वी जी गिनती ही ठीक से नहीं कर पा रहे हैं कि बिहार में 2,70,00,000 से ज़्यादा घर हैं, परिवार हैं। उसमें से आप करिए करीबन 23-24 लाख लोगों को सरकारी रोजगार है, चीफ सेक्रेटरी से लेकर आखिरी प्यून तक। तो उसको अलग कर दीजिए, तब भी 2.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके घर में कोई सरकारी रोजगार नहीं है। तो अगर ये 2.5 करोड़ लोगों को सरकारी रोजगार दे देंगे, तो अगर न्यूनतम वेतन भी उनको दिया जाए तो करीबन 12 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता है तनख्वाह बांटने के लिए। बिहार का वार्षिक बजट 4 लाख करोड़ का भी नहीं है, तो ये कहाँ से आएगा पैसा? तेजस्वी जी को लगता है कि हर एक आदमी मूर्ख है, उसको हिसाब नहीं आता है। वो भूल जाते हैं कि बिहार का हर एक व्यक्ति, हर एक युवा 9वीं फेल नहीं है। तो उसी तरह जीविका दीदी के लिए कि सबको सरकारी रोजगार दे देंगे, तो भाई अब परिवार में एक को क्यों, सभी को सरकारी रोजगार दे देते। तो तेजस्वी जी के किसी वायदे का कोई मतलब नहीं है। जब जनता जानती है कि उनको सरकार में नहीं आना है, तो उनको खाली जनता को डिस्ट्रैक्ट और कंफ्यूज करने के लिए बातें बोलनी है। 4 महीना पहले आप बिहार आते, 3 महीना पहले, तो SIR वोट चोरी कर रहे थे। अभी हर घर में रोजगार, हर घर में रोजगार, जीविका दीदी का रोजगार, ये सब कर रहे हैं। कोई मायने नहीं है। ना उस वोटर अधिकार यात्रा का मायने था, ना बिहार ने उसको नोटिस लिया, ना उनके मैनिफेस्टो को कोई तरजीह दे रही है। मैनिफेस्टो देखा आपने? देखा है, कुछ समय बर्बाद किया है उस पर। क्या निकल के निचोड़ क्या है उसमें? निचोड़ यह है कि हर एक चीज जो लोक लुभावन हो सकती है, जनता को जो लॉलीपॉप लटकाया जा सकता है कि किसी तरह हमको वोट पकड़ा जाए, उसका प्रयोजन है। और क्या है? आसमानी वादे हैं। तो आसमानी वादों की ज़मीनी हकीकत क्या है? देखिए, किसी भी वादे के लिए सबसे पहले जो आवश्यक होता है मित्र, वो होता है क्रेडिबिलिटी। कौन बोल रहा है वो जरूरी है, क्या बोल रहा है फिर जरूरी है। अगर मोदी जी कोई बात बोलते हैं, नीतीश जी कोई बात बोलते हैं, तो जनता को भरोसा है कि जो बोल रहा है वो करता भी है। और तेजस्वी जी, लालू जी क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, राहुल बाबा क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, इस पे कोई ज़्यादा वेट लोग देते नहीं, क्योंकि इनकी कोई क्रेडिबिलिटी, कोई विश्वसनीयता है ही नहीं। तो इनके बारे में क्या चिंता करना। हमको बिहार को आगे बढ़ाने के बारे में चिंता करनी है। इन सब विषयों के बारे में चर्चा करके क्या लाभ। तेजस्वी यादव जी से जब पूछा गया कि भाई 3 करोड़ नौकरी कहाँ से लाएंगे, बिहार के बजट से 2 गुना 3 गुना तो सैलरी हो जाएगी, तो उन्होंने कहा कि हम 1 साल के अंदर बिहार का बजट ही 2 गुना कर देंगे। तेजस्वी यादव जी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर 1 साल के अंदर बिहार का बजट डबल करना हो तो उसके लिए GDP ग्रोथ रेट क्या होगा, GDP ग्रोथ रेट के लिए क्या फैक्टर्स आते हैं। तेजस्वी यादव जी को अगर पूछ लिया जाए कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का फॉर्मूला कैसे होता है, कैसे जोड़ा जाता है, GSDP, क्या क्या फैक्टर्स उसमें लिए जाते हैं जोड़ने के लिए, तो तेजस्वी यादव जवाब दे देंगे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। वो कह रहे पहले सरकार में मुझे लाइए, फिर मैं प्लान बताऊंगा। प्लान अभी नहीं बताऊंगा, वादे बता दे रहा हूँ। देखिए, आपको ऐसा लगता है क्या कि बिहार डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का बिहार, जिसने संविधान सभा की पहली अध्यक्षता की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का बिहार, जयप्रकाश नारायण जी का बिहार, श्री बाबू का बिहार, अनुग्रह बाबू का बिहार, ये जो बिहार है, आपको लगता है कि ये बिहार इतना राजनीतिक नेतृत्व को आंकने में कमज़ोर है? ये पढ़े लिखे लोगों का राज्य है भैया। यहाँ पे हर एक आदमी को पॉलिटिकल सेंस भी और आम विजडम, रूरल विजडम जिसको हम कहते हैं, उसकी कोई कमी नहीं। जनता बहुत समझदार है, आप निश्चिंत रहो। तेजस्वी जी जो बोल लें, जो कर लें, उनकी दाल नहीं गलने वाली। एक और सवाल है जो पीछे छूट गया, चीफ मिनिस्टर वाले सवाल पे आते हैं। जब नीतीश कुमार जी की बात हो रही है, बीजेपी का जो बीते 3-4 चुनाव से पैटर्न रहा है, आप महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, राजस्थान की बात कर लीजिए, मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, जिस व्यक्ति को चेहरा बनाकर चुनाव लड़ाया गया उसको CM नहीं बनाया गया। अब इसको लेकर विपक्ष हमलावर है कि बीजेपी का यह नया पैटर्न है। बेकार की बात है। आप मुझे बताइए कि बिहार में अगर उदाहरण लेना है तो सबसे पहले पिछला विधानसभा का चुनाव ले लीजिए। पिछले विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जदयू से ज़्यादा सीटें थीं।
अगर बदलना रहता तो उस समय बदल देते। फिर भी प्रधानमंत्री जी का आग्रह और निवेदन था कि नीतीश कुमार जी के चेहरे पर, उनके काम पर पूरे बिहार की जनता को विश्वास है। सीटों का गणित जो हो, नीतीश जी ने मुख्यमंत्री का शपथ भी लिया, हमारे नेता रहे और आगे भी रहेंगे। तो ये जो बातें हो रही हैं फिजूल की बातें हैं। खुद ट्रैक रिकॉर्ड देख लो ना, आप क्या हुआ है इस प्रदेश में, इस गठबंधन में, इस प्रदेश में क्या हुआ है उसको देख लो। इधर उधर की बातें करके क्या लाभ। तो इस बार भी फार्मूला वही रहेगा। देखिए, चुनाव का रिजल्ट आने दीजिए, शपथ विधि होगी, आप कवर करने जरूर आओगे। आपके मन में जो प्रश्न है उसका जवाब आपको मिल जाएगा। हमारे जब प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ये बातें कई बार कह चुके हैं, तो इस पे मुझे क्या स्पष्टता नहीं की आवश्यकता। चुनाव के बाद भी मैं आपके साथ बैठूंगा ऐसे ही, अगर आपने समय दिया तो। अवश्य बैठेंगे। नीतीश कुमार जी की बात हो रही थी कि अभी बिहार में ये आप तेज प्रताप यादव जी उसको आते हैं, कुछ विपक्षी गठबंधन से भी बात कर ली जाए। तेज प्रताप यादव जी अलग हुए हैं अपने भाई तेजस्वी यादव से, अलग पार्टी बनाई है। इसका चुनाव पे कितना असर होगा? क्या मैं उस खेमे से बात करना चाहूँगा कि उनके लिए कितना असर होगा? क्या वो आरजेडी का कुछ वोट काटेंगी? देखिए, इसका बहुत मूल्यांकन मैंने नहीं किया है। मैं बस इतना कहूँगा कि दो भाइयों के बीच की जो बात है वो एक पारिवारिक विषय है, उस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। तेज प्रताप जी अब अपनी पार्टी बना के प्रत्याशी दे रहे हैं, हम उनको प्रतिद्वंदी देखते हैं और हम उनसे चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। अब वो किसके वोट को काटने के लिए लगे हैं, क्या करने को लगे हैं, ये तो तेज प्रताप जी बेटर बताएंगे। हमारे तरफ से बिहार में अनेकों पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं और हमको सबसे आगे बढ़कर जनता का विश्वास अर्जित करना है, हमारा यही लक्ष्य है। आखिरी 2 सवाल बस लेना चाहूँगा। तेज प्रताप यादव जी की बात होगी, प्रशांत किशोर जी काफ़ी इस बार तीसरा मोर्चा आया है जनसुराज बिहार की राजनीति में। 15,000 से ज़्यादा गांवों की यात्रा कर चुके हैं, दावा कर रहे हैं कि ज़मीनी तौर पे काफ़ी मजबूत है, हम जनता हमारे साथ है। कितना असर डालेंगे? देखिए, इसका तो असेसमेंट चुनाव के रिजल्ट के बाद ही होगा। आपने बहुत जल्दी उनको तीसरा फ्रंट बता दिया। मुझे लगता है कि वो खुद को बता रहे हैं। नहीं, मेरी सीधी सी बात है कि जब रिजल्ट आएगा, उनको कितने वोट मिलते हैं, कितनी सीटें मिलती हैं, उसके ऊपर ना तय होगा कि वो थर्ड फ्रंट थे या नहीं है। अभी तो वो एक अनटेस्टेड पॉलिटिकल आइडिया है। और आपने ठीक कहा कि आइडिया भी नहीं है तो पर्सनैलिटी है। एक व्यक्ति के चारों ओर जो जुटान हो रहा है वो हो रहा है। आइडियोलॉजी क्या है, संगठन क्या है, आर्थिक विषय क्या है, ये सब तो अभी पर्दे और परते इस पे खुलेंगे रिजल्ट के बाद। तो अभी रुक जाइए, अभी कितना दिन है, 10-15 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद सारी चीज़ें साफ साफ हो जाएंगी। एक आखिरी सवाल है, बिहार के मोकामा में एक हिंसा होती है, इसको लेकर तमाम तरीके के नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं, क्या इसका चुनाव पर कोई असर होगा? देखिए, चुनाव पे क्या असर होगा वो सेकेंडरी पॉइंट है। प्राइमरी पॉइंट ये है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव। चुनाव में हिंसा का कोई स्थान नहीं। चुनाव में अपनी बात रखने का सबको अधिकार है, पर हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। जो हुआ है मोकामा में वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं व्यक्तियों में नहीं उलझूंगा। मुझे लगता है कि इसका संज्ञान लेके इलेक्शन कमीशन और बाकी जो कानूनी व्यवस्था है वो उस पर ठोस कार्रवाई करे। बिहार वो प्रदेश है जो एक समय बैलेट लूटने के लिए बदनाम था। टी.एन. शेषन साहब आए थे, उन्होंने बिहार से सफाई की शुरुआत की थी और आज 30 वर्षों के बाद इस देश का चुनाव व्यवस्था बहुत हद तक रेगुलेट हो चुका है। बल्कि अन्य देश हमसे एक तरह का मॉडल इलेक्शन कैसे करवाना उसकी प्रेरणा लेते हैं। तो हमारे प्रदेश में ऐसी बात हो, ये निंदनीय है और मुझे पूरा विश्वास है कि उस पर कार्रवाई होगी। और जनता से यही अपील है कि ऐसी चीज़ों से, ऐसे आक्रोश से हमको बचना चाहिए। अपनी बात रखने का, अपना विरोध व्यक्त करने के अनेकों तरीके हैं, सोशल मीडिया से लेके माइक तक। ढेला, पत्थर, ईटा, गोली, ये जो है ये ज़माना लालटेन युग का था, ये ज़माना लद गया और ये चैप्टर बाद फिर आज बिहार में ना खुले, ये हम सबकी जिम्मेवारी है। एनडीए की सीटों का प्रेडिक्शन? सीटों का प्रेडिक्शन जो है वो आज तो करना शायद उचित नहीं होगा। मैं बस इतना कहूँगा, 2 बातें कहूँगा। पहली बात ये कि
एनडीए की सरकार बन रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और शाहाबाद मगध इस बार सरप्राइजिंग रिजल्ट देगा एनडीए के लिए, ये आप मान लो। बहुत बहुत धन्यवाद ऋतुराज जी हमसे बात करने के लिए। तो ऋतुराज जी के साथ कार का सफ़र यहीं रुक जाता है, लेकिन ये चुनावी सफ़र का अंत नहीं है। फिर किसी नेता के साथ कार की सवारी करेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए DD UP। थैंक यू सर।